हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 6 नवंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके पूछे जाने की जो संभावना होती है वो अधिक रहती है, उन सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो वीडियो में अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और हम बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो सुनामी होती है इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया गया? ए ऑप्शन है 2 नवंबर, बी ऑप्शन है 4 नवंबर, सी ऑप्शन है 5 नवंबर और डी ऑप्शन है 7 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं विश्व सुनामी दिवस जो कि 5 नवंबर को मनाया जाता है। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस को हर साल 5 नवंबर के दिन मनाया जाता है। इस दिन का जो उद्देश्य है वो सुनामी के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, यानी जो सुनामी आती है उनके खतरों के बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाना इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य होता है। यह सुनामी के खतरों से जुड़े जोखिमों को कम करने के प्रयासों को बढ़ावा देता है, यानी जो सुनामी होती है उसके जो खतरे होते हैं, उन खतरों से जुड़े जो कुछ भी जोखिम होते हैं तो उनके बारे में अगर हमको पहले पता चल जाता है तो उनसे होने वाली जो नुकसान होते हैं, उनसे होने वाले जो हानियां होती हैं उनको कम किया जा सकता है। तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये प्रयास को बढ़ावा देता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की जो स्थापना है वह दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जापान के प्रस्ताव के बाद की गई थी, यानी जापान ने एक प्रस्ताव रखा था और उसके बाद दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की स्थापना की थी और उसके बाद प्रत्येक वर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। बात करें अगर जापान की तो आप सभी लोग जानते हैं सुनामी के क्षेत्र की बात के रूप में अगर देखा जाए तो जापान काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन रहती है, वहाँ पर बहुत सारी जो सुनामी है वो आती ही रहती हैं, इसीलिए इसने पहल की थी इस दिवस को मनाने के लिए। बढ़ेंगे आगे की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 7वां सत्र कहाँ शुरू हुआ? यानी 7वें सत्र का जो बैठक थी वो कहाँ पर शुरू हुई है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की? तो ए ऑप्शन है टोक्यो, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है पेरिस और डी ऑप्शन है अस्ताना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र शुरू हुआ। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं 7th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली, इंडिया फ्रांस अपॉइंटेड प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां जो सत्र है वो शुरू हुआ है। और कब शुरू हुआ? तो ये 4 नवंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई और इस सत्र में भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया, यानी जो भारत है भारत को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था तथा फ्रांस जो देश है इसको सह अध्यक्ष यानी को प्रेसिडेंट के रूप में फ्रांस को चुना गया। इस सत्र में 120 से अधिक देश और ग्लोबल पार्टनर्स इसमें शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन उन देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा जो गुजरती है भारत से पूरे विश्व की मैप में अगर देखा जाए तो उन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी कंट्री स्थित हैं उन सभी कंट्रियों को मिला करके एक कह सकते हैं ग्रुप बनाया गया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नाम से जाना जाता है। और इस वर्ष का जो इसका गठबंधन का जो सत्र शुरू हुआ वो हुआ 4 नवंबर को शुरू हुआ और भारत में इसकी बैठक की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विदेश मंत्री ने किस देश में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है ईरान और डी ऑप्शन है फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं EAM जयशंकर इनोग्रेट्स इंडियाज न्यू कंसल्टेट इन ब्रिस्बेन, यानी ऑस्ट्रेलिया के
ब्रिस्बेन में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। कब इसका उद्घाटन हुआ? तो 4 नवंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है जो क्वींसलैंड स्टेट में मौजूद है। ये ब्रिस्बेन जो है ये कह सकते मतलब कि एक शहर है वहाँ का ऑस्ट्रेलिया का, जो कि स्टेट है यानी राज्य है वहाँ का क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया का जो राज्य है वहाँ पर ये ब्रिस्बेन जो शहर है वो स्थित है। जयशंकर जी ने अपने 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में 3 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, यानी कि जयशंकर जी जो है एस जयशंकर जी विदेश मंत्री वो 2 देशों की यात्रा पर हैं और इसमें 3 नवंबर को वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और वहां पहुंच करके 4 नवंबर को उन्होंने महावाणिज्य दूतावास का ब्रिस्बेन में उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए? यानी भारत और किस देश ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किए हुए हैं? तो ए ऑप्शन है अल्जीरिया, बी ऑप्शन है ईरान, सी ऑप्शन है कनाडा और डी ऑप्शन है तुर्की। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत और अल्जीरिया देश ने मिलकर द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो सीडीएस जो कि चीफ डिफेंस स्टाफ हैं टाइम विदेश यात्रा के दौरे पर हैं, तो इन्होंने जनरल चौहान जी अनिल चौहान साइंस कीज डिफेंस पैक्ट विद अल्जीरिया के साथ में इन्होंने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो हाल ही में भारत और अल्जीरिया ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किए। कब? तो 4 नवंबर 2024 को ये हस्ताक्षर हुए और इस समझौते से दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी और रणनीतिक हितों को बढ़ावा मिलेगा। यानी डिफेंस के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है ये जो बैठक है, जो समझौता है, इससे रणनीतिक हितों को बढ़ावा मिलेगा और इसका जो उद्देश्य है वो द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के तहत टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करना है। यानी मेक इन इंडिया के तहत जो टेक्नोलॉजी है भारत वो शेयर करेगा तथा द्विपक्षीय सैन्य सहयोग जो है इनको बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किन राज्यों की उपचुनाव की तारीखें बदली गई? यानी भी हाल ही में उपचुनाव होने वाले थे कुछ राज्यों में, तो उन राज्यों की जो डेट है उपचुनाव की, उन डेट में थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं? तो ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है तीनों राज्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, ये तीनों जो राज्य हैं इन तीनों राज्यों की उपचुनाव की जो तारीख है वो बदल दी गई है। आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव की है बदली तारीख। कब होंगे इनके चुनाव? इनके बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदली गई है। चुनाव आयोग ने 4 नवंबर को बताया कि तीनों राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होगी। यानी पहले 13 नवंबर को होनी थी वोटिंग, अब 13 नवंबर की जगह पर 20 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होगी तथा सभी विधानसभा उपचुनाव के जो रिजल्ट होंगे वो 23 नवंबर को आएंगे। यानी 20 नवंबर को वोटिंग की जाएगी, पहले 13 नवंबर को ये प्रस्तावित थी कि जो विधानसभा उपचुनाव हैं वो 13 नवंबर को हो जाएंगे, लेकिन इनकी जगह पर डेट चेंज करते हुए 20 नवंबर की डेट रखी गई है और 23 नवंबर को इनके जो रिजल्ट होंगे, इनके जो नतीजे होंगे वो आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो वायनाड लोकसभा की जो सीट है वो एक सीट है, 13 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होगी। 10 राज्यों की जो विधानसभा सीटें हैं, टोटल 33 सीटें हैं, वहाँ पर भी 13 नवंबर को ही वोट डाले जाएंगे। नांदेड़ लोकसभा जो है उनकी एक सीटें हैं, 20 नवंबर को वोटिंग होगी तथा 4 राज्यों की जो विधानसभा सीटें हैं, 4 राज्यों में जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ केरल है, केरल के साथ पंजाब है, इन सभी सीटों में 15 सीटों पर 20 नवंबर को जो वोटिंग होगी वो की जाएगी तथा जो रिजल्ट होगा वो 23 नवंबर को जारी किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यानी पहला जो एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, दिल्ली में पहली बार आयोजित होगा एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। डिटेल में इसके बारे में हम बात करें तो पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में होगा।
कब? तो 5 और 6 नवंबर को नई दिल्ली में इसको आयोजित किया जाएगा। थीम क्या रखी गई है? थीम रखी गई है एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धर्म की भूमिका, यानी बुद्ध धर्म यहाँ पर धर्म से रिलेटेड है। तो जो बौद्ध धर्म है उसने एशिया को सुदृढ़ करने के लिए क्या कुछ भूमिका निभाई है, ये इसकी थीम रखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 अक्टूबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह में भाग लिया और इसका जो उद्देश्य है वो बौद्ध धर्म की समझ को बढ़ावा देना है। यानी जो एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बौद्ध धर्म की समझ को बढ़ावा देना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया? यानी ग्रीन हाउस गैस, आप इसे GHG के नाम से जानते हैं, ग्रीन हाउस गैस, इसका बुलेटिन किसने जारी किया हुआ है? तो ए ऑप्शन है WHO, बी ऑप्शन है यूनेस्को, सी ऑप्शन है IMF और डी ऑप्शन है WMO। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी WMO ने ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया। आगे अगर हम बात करें तो आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WMO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मेट्रोलॉजिकल मॉन्डियल। अगर डिटेल में हम बात करें तो हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसे हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वर्ष 2023 के लिए अपना वार्षिक ग्रीन हाउस गैस यानी GHG ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया। GHG यानी ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन वायुमंडलीय सांद्रता पर WMO ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच का नवीनतम विश्लेषण प्रदान करता है तथा ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? तो ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं ये वायुमंडलीय गैसें हैं जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा को रोक लेती हैं और पृथ्वी की सतह को गर्म रखती हैं, ये ग्रीन हाउस गैस होती हैं। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 में विजेता रहा? यानी इस बार किसने एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 में इसको जीता हुआ है? तो ए ऑप्शन है इराक, बी ऑप्शन है कजाकिस्तान, सी ऑप्शन है ईरान और डी ऑप्शन है पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 का जो विजेता इस बार बना वो बना कजाकिस्तान। और हम इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में कजाकिस्तान एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 में विजेता रहा है। भारतीय आर्म रेसलिंग दल ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 2024 एशियाई चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 7 पदक जीते। यानी अगर भारत की बात की जाए भारत ने कितने मेडल जीते, तो भारत ने टोटल 7 पदक जीते हुए हैं, जिसमें से श्रीमंत झा ने 2 श्रेणियों में भाग लिया। और इनकी जो पहली श्रेणी थी, अगर पहली श्रेणी की बात की जाए तो पहली श्रेणी में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता, जबकि जो दूसरी श्रेणी थी राइट हैंड पैरा श्रेणी, इसके अंतर्गत इन्होंने कांस्य पदक जीता। और इस प्रकार भारत के लिए जो है वो टोटल 7 पदक भारत ने जीते हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NDMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? यानी किसे हाल ही में NDMC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ए ऑप्शन है अनुराधा केलकर, बी ऑप्शन है केशव चंद्र, सी ऑप्शन है विपिन कुमार और डी ऑप्शन है कौटिल्य शर्मा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी केशव चंद्र को NDMC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डिटेल में हम अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने IAS केशव चंद्रा को नई दिल्ली नगर पालिका का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी न्यू दिल्ली बात कर सकते हैं, नई दिल्ली नगर पालिका का जो नया अध्यक्ष है वो केशव चंद्रा को नियुक्त किया गया। ये 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं। चंद्रा यानी केशव चंद्रा वर्तमान में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं और अब इनको नई दिल्ली नगर पालिका का अगला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। वे इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड और पर्यावरण सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी काम कर चुके हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने यूविन पोर्टल का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया? यानी यूविन ऐसे होता है यूविन पोर्टल का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किसने किया? तो ए ऑप्शन है राजनाथ सिंह, बी ऑप्शन है JP नड्डा, सी ऑप्शन है नितिन गडकरी और डी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूविन पोर्टल का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया हुआ है। आप यहाँ पे आर्टिकल भी देख सकते हैं कैसे काम करेगा वैक्सीनेशन पोर्टल यूविन, यानी एक प्रकार से वैक्सीनेशन पोर्टल है और इसको
लॉन्च किया पीएम मोदी जी ने, इसकी शुरुआत की। तो हाल ही में पीएम मोदी ने स्वास्थ्य सेवा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए यूविन पोर्टल की शुरुआत की है। यूविन का मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यह टीकाकरण कार्यक्रम को ट्रैक करने वाला एक पोर्टल है, यानी जो भी टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, टीके जो लगाए जाएंगे, उनको ये ट्रैक करेगा। उनको ट्रैक करने के लिए ये पोर्टल विकसित किया गया है। यूविन ऐप की मदद से एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिसमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। यानी इस ऐप के जरिए जो बच्चे होंगे और गर्भवती महिलाएं होंगी, उनके जो टीकाकरण का जो कुछ भी ब्यौरा होगा वो इसमें रिकॉर्ड करके रखा जाएगा। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चन पसंद आते हैं, जो डिटेल बताई गई, अगर वो डिटेल आपको पसंद आती है, तो उसके लिए वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।